क्या आप ये बता सकते हैं कि चलो रहीम खान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो विकल्प कौन है फिर? रहीम खान का विकल्प कौन है? क्योंकि एमआईएम में तो कोई कैंडिडेट अभी तक ऐसा आगे आया नहीं कि उसको टिकट दे और वो जीत सके। आपकी पार्टी पर भी तो इल्ज़ाम है कि जहाँ भी जाते हैं 100 सीट देते हैं और हैदराबाद में 7 सीट देते हैं। सिर्फ अपने ऐपों को छुपाने के लिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। कांग्रेस का अगर ये हाल हो रहा है तो फिर जनता जो है एमआईएम पर क्यों विश्वास नहीं कर रही? बिहार में जो है 4 एमएलए आपके भाग जाते हैं पार्टी छोड़कर, और बीदर में जो है एमआईएम पूरी वीक है। यहाँ पर आप और आपकी पार्टी जी माइनॉरिटीज के वोट की बात करते हैं, तो जब माइनॉरिटीज पे कांग्रेस के एक लीडर बीदर के वाइफ होटल में आए थे, जबकि आप आपकी पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़कर गए कि दूसरी पार्टी के एक लीडर के सामने आप जाकर अपील करें कि एक माइनॉरिटी के लीडर का टिकट कट किया जाए बीदर से, लेकिन इसके बावजूद आप उनको ये सवाल नहीं करें कि बीदर में और या हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 2 माइनॉरिटीज के टिकट दिया जाए। ये आपके सवाल जहन में क्यों नहीं आया उस वक्त? अभी आप जैसे भवन की बात कर रहे थे, टीपू सुल्तान भवन होना चाहिए बीदर में, तो कर्नाटक में कहीं पर भी नहीं है, तो बीदर के फिर बीदर को क्यों चाहिए भवन और बीदर के एमएलए को क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, कर्नाटक में तो सब मुस्लिम एमएलए बहुत। तो पहले आपने कहा है कि सड़कें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या आप भी देखे होंगे जहाँ जहाँ भी सड़क बनी है वहीं पर डेवलपमेंट हुआ है। सड़क जहाँ से जाती है वहाँ पर रेट बढ़ जाता है जमीन का, ये क्यों होता है? तो आपको देख ईदगाह कमेटी के सदस्य है, ईदगाह कमेटी को क्या एमएलए ने बजट नहीं दिया अब तक? ईदगाह कमेटी फंड नहीं आया। ईदगाह कमेटी के ताल्लुक से एमएलए साहब आए थे, बोर का वादा किए, काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बोर डाले और चले गए। तो आपको लगता है कि ओल्ड सिटी में मतलब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं? क्या काम बताइए, आप क्या काम किए हैं? अब आप बोल रहे हैं एमएलए साहब ओल्ड सिटी में नहीं है कोविड के टाइम पे, लेकिन जितने लीडर सब इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट बन के घूम रहे ओल्ड सिटी में, वो कहाँ थे फिर कोविड के टाइम? सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि पहले आपने कहा है कि सड़कें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या आप भी देखे होंगे जहाँ जहाँ भी सड़क बनी है वहीं पर डेवलपमेंट हुआ है। सड़क जहाँ से जाती है वहाँ पर रेट बढ़ जाता है ज़मीन का, ये क्यों होता है? अगर सड़क बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, सड़क कहीं बनती है तो फिर वहाँ पे शॉप लगते हैं, फिर वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, तो ये डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। देखिए, एक बात मैं आपको बोलूँ, सड़कें निकलने से अगर ज़मीनों की कीमत बढ़ती है तो हर जगह के ऊपर जब अगर सड़कें निकलेंगी तो फिर बंजर बियाबान ज़मीनों की भी कीमत बढ़ जाती है। सड़क निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आमद और जो बुनियादी सहूलत है, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, वो है लाइट, बिजली, पानी, स्कूल्स। मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में नंबर 1 पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ है तो वो स्कूल्स है। स्कूल्स के मामले में बात होना, कहाँ है भाई उर्दू के स्कूल्स कहाँ है? मदारिस के आज क्या हाल है बताइए आप। सैटेलाइट कैंपस का क्या हाल है देखिए आप, सोलपुर में जाके देखिए। जिंदी मिसाल, उर्दू लाइब्रेरी को आप फंडिंग नहीं करा सके। आज लाइब्रेरी के स्टाफ को 1.5 साल से तनख्वाह नहीं है, एक कोने में सिमट के रह गई कूचे के अंदर। आप बोल रहे हैं उनको बजट दे रहे, उसको बजट दे रहे, तो आपको देख ईदगाह कमेटी के सदस्य है, ईदगाह कमेटी को क्या एमएलए ने बजट नहीं दिया अब तक? ईदगाह कमेटी फंड नहीं आया। ईदगाह कमेटी के ताल्लुक से एमएलए साहब आए थे, बोर का वादा किए, काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बोर डाले और चले गए। जो हकीकत है, मैं इबादतगाह के बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। इससे पहले कोई बजट नहीं आया? इससे पहले कोई बजट नहीं है। और दूसरी बात रही, हमारा एमएलए साहब से मुतालबा है कि तुमने इतने भवन बनाए, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा किए, तो हमारा बोलना है कि एक टीपू सुल्तान भवन भी तामीर करवाइए। आप मुंह खोलिए, जब हक की बात आती है तो आप मुंह खोलिए, बोलिए। आप असेंबली में क्वेश्चन रेज नहीं कर तो आज बोलिए ना भाई कि मैं टीपू सुल्तान भवन बनाता हूँ। नहीं बोल सकते, हमको मालूम है, नहीं बोल सकते। उर्दू के ताल्लुक से भी नहीं बोल सकते। मैं इतने 100 करोड़ का एयरपोर्ट बनाया, धर्म सिंह साहब बनाए, फलां बनाए, ओके सब बनाए, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। उर्दू पे इतना बड़ा जब काम किए तो छोटा काम करवा दीजिए। उर्दू के ऊपर, बोर्ड के ऊपर एयरपोर्ट के उर्दू लिखवा दीजिए आप, फिर हम मान जाएंगे कि भाई हाँ हकीकत में ना आपने काम किया है। तो आपको लगता है कि ओल्ड सिटी में मतलब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं? क्या काम बताइए, आप क्या काम किए हैं? नहीं, वो तो बता रहे हैं ना आप 100 सुने काम की बात है। जो फंड है मुख्तलिफ किस्म के है, कंफर्मेशन नहीं है। कोई फंड नगर उत्तान का है, कोई फंड कोई और का है, कोई फंड कोई और का है, कोई फंड विजय उत्सव का है। तो सब फंडों का बहुत बड़े लोचे हैं, मैं इसमें जाऊंगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी।
मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, इंशाल्लाह वक्त आने पे बताऊंगा कि कौन से फंड में इन्होंने कितना काम किया और कितने घोटाले किए, पूरी रिपोर्ट है हमारे पास आरटीआई की। बट तुमने जख्म को खाली मरहम लगा के बोल दिया कि मैं पूरा जख्म सही कर दिया, बात दुरुस्त नहीं है। रोड़े डालने से मसले का हल नहीं है। आप रोडों के बारे में अगर स्कैंडल देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन वक्त आने पे वो भी बताएंगे। और आप जो ऑडियो क्लिप की बात कर रहे हैं एमएलए के भाई की, तो उनका कहना है कि वो ओल्ड है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो ओल्ड रिकॉर्ड है, उसको अब इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा, इशू बना रहे हैं तो फिर आप बदनाम करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए जो ऐसी बातें करता, कोर्ट के अंदर 3-3 साल पुराने केसेस चलते हैं, तो फिर कोर्ट में भी जजमेंट के टाइम वही बोलना कि हमारा 4 साल पुराना मसला, आप सजा मत दीजिए बोलना। फिर क्यों बोलते हैं? वकील क्यों वकालत करता है, क्यों सिफारिश करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों हेल्प करता है, कंप्लेनर की क्यों हेल्प करता है? ये सिर्फ ये है अपने आप को सेव करना, आवाम का माइंड हटा देना। आप इनके 2 भाई घूम रहे हैं शहर के अंदर, कभी लॉकडाउन में झांक के देखा कोई? कभी आवाम की तकलीफ को देखे? बेटा घूम रहा है, कभी बेटा आया इनका? आज पूरी खानदान आके घूम रहा है। कहां था लॉकडाउन में? शो ऑफ करने के लिए आया। हमारे पास हमारे नाम के ऊपर 40 लोगों पे सोमोटो के तहत केस बुक किए गए, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन, वायलेशन ऑफ 144, वायलेशन ऑफ पीस। आप करिए, फिर अपने छोटे भाई को सजा देने की बात करिए। बाद जो कसूर होता है, जो एक्यूज होता है ना, अब कोर्ट के अंदर बात रेप केसेस 7-7 साल चलते हैं, तो हम जज के सामने बोलेंगे कि पुराना मुद्दा है, आप सजा मत दो? ये होने वाली बात नहीं है। अब आप बोल रहे हैं एमएलए साहब ओल्ड सिटी में नहीं है कोविड के टाइम पे, लेकिन जितने लीडर्स अब इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट बन के घूम रहे ओल्ड सिटी में, वो कहाँ थे फिर कोविड के टाइम? नहीं, क्यों आप ये सवाल नहीं पूछे? सबसे देखिए, हम कभी पूछे इनसे सवाल? सबसे पूर्व नाम लेकर कभी आप पूछे? आप किसी का नाम ले, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोला, कोई लीडर, मैं एक परसों इससे पहले भी बैठ में बोला कि कोई लीडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि मैं ओपन करा, तुम बोल रहे हैं कि मैं ओपन करवा, सब सही बात है, लेकिन आज भी 100 बेड हॉस्पिटल को 100 बेड हॉस्पिटल की हैसियत नहीं है, स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल के सामने इतना कूड़ा, पीछे साइड में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं जाके सीएमसी कमिश्नर को 2 बार अप्रोच हुआ, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है, खाली हवा में बातें हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है, मतलब जिसके लेटर से हॉस्पिटल बना वो जिम्मेदार है, या जो फिर बजट ला के हॉस्पिटल बना वो? नहीं, जो कोई जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी चाहे एमपी हो, चाहे इंचार्ज मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इनकी बात असेंबली में होना इंप्लीमेंट होता है, और विदाउट पावर का आदमी कोई बात बोलता तो उसकी इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसा कि एक छोटी बात बता देता हूं मैं आपको, मेरे पास कॉपियां हैं। 94-95 के दरमियान में माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर की कर्नाटका स्टेट के अंदर सर्वे हुआ, हरीश गुप्ता की ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। उस ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है कि उर्दू को, जहां पे 17% की पॉपुलेशन उर्दू बोलने वाली होती है, उस जबान को, लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना। हरीश गुप्ता ने लेटर जारी करके माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर को भी लेटर इशू किए हैं, और माइनॉरिटी कमीशन भी उस बात का सर्वे किया है। लेकिन तुम क्यों नहीं बोलते फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने? तो फिर हम बाहर वाले को बोलेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि तुम्हारी बात इंप्लीमेंट होती है, जो इलेक्टेड नहीं होता उसकी बात इंप्लीमेंट होती है, चाहे कुछ भी बोल ले। वो बोलेंगे कि मैं महमूद खान बना दूं, वो बात उसमें सच्चाई नहीं होगी। अभी आप जैसे भवन की बात कर रहे थे, टीपू सुल्तान भवन होना चाहिए बीदर में, तो कर्नाटक में कहीं पर भी नहीं है, तो बीदर के, फिर बीदर को क्यों चाहिए भवन, और बीदर के एमएलए को क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, कर्नाटक में तो सब मुस्लिम एमएलए बहुत, तो मैं आपको पहले ही बोला ना कि 7 एमएलए जो है, उन लोग 7 लोग मिलके, जहां पे आप जब टीपू सुल्तान का नाम सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं सियासी मफाद के लिए, तो इसके बारे में भी सिफारिश करना चाहिए। भवन बनाना कोई गलत बात नहीं, भवन बनने से आवाम के फायदे होंगे। भाई कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी अपने कोई धर्मगुरु के नाम पर रखती है, एक कम्युनिटी अपने लीडर के नाम पर रखती है, तो हम भी, हमारा हीरो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तो हम बोलेंगे। और आपकी इत्तला के लिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के ऊपर छुट्टी के लिए जो सबसे पहले मुहिम शुरू हुई थी शहर बीदर से शुरू हुई थी 2013 से, जिसमें हम काफ़ी सारे बीदर के लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुहिम ने सारे कर्नाटका स्टेट में चली, उसके बाद छुट्टी डिक्लेयर हुई, कुछ सियासी मामला में छुट्टी कैंसिल भी हो गई। वो आप जानते कौन कैंसिल करे और कैसे हुआ। आप और आपकी पार्टी जी माइनॉरिटीज के वोट की बात करते हैं, तो जब माइनॉरिटीज पे कांग्रेस के एक लीडर बीदर के वाइफ होटल में आए थे, तो वहाँ पर जुम्मेदारों की एक मीटिंग हुई, आप भी उसमें गए थे, जबकि आप आपकी पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़कर गए कि दूसरी पार्टी के एक लीडर के सामने आप जाकर अपील करें कि एक माइनॉरिटी के लीडर का टिकट कट किया जाए बीदर से। लेकिन इसके बावजूद आप उनको ये सवाल नहीं करें कि बीदर में और या हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 2 माइनॉरिटीज़ के टिकट दिया जाए।
ये आपके सवाल जहन में क्यों नहीं आया उस वक्त? देखिए, क्या सब आपने इस सबसे सवाल पर सबसे डिमांड सबसे पहली बात विवेक होटल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस की इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन थी। और हमने ये नहीं बोला कि टिकट किसी का काटो। आप देख लें उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि मैं किसी की तायद और किसी की मुखालिफत में नहीं बोल रहा हूँ। और हमने ये बोले कि हमारी पार्टी भी इलेक्शन लड़ा सकती है, डेमोक्रेसी, हमको भी पूरा राइट्स है। लेकिन हमारी पार्टी 70 साल से मुसलमान उठ के ठेकेदारी नहीं करी जो कांग्रेस करती आई। और वहां 70 साल से आपकी पार्टी के भी तो लोग उनके साथ ही थे ना? नहीं 70 साल से नहीं, गलत बात। 70 साल से नहीं थे, कुछ अरसा थे। उसके बाद में क्या हुआ कि सियासी इख्तलाफात की वजह से क्योंकि कांग्रेस का काम ही ये है वक्त आता है यूज करना, उसके बाद हकाल देना। आप देखें ना आंध्र प्रदेश के अंदर चिरंजीवी का क्या हाल कर दिया। चिरंजीवी एक स्ट्रांग हो गया, लग गए, लेकर सेंटर में वजारत दे दिया, उसके बाद मंत्री बना दिया, काम खत्म हो गया। चिरंजीवी का वजूद नहीं है। कांग्रेस का अगर ये हाल हो रहा है तो फिर जनता जो है एमआईएम पर क्यों विश्वास नहीं कर रही? बिहार में जो है 4 एमएलए आपके भाग जाते हैं पार्टी छोड़कर, गुजरात में जो है एमआईएम वहाँ पर हार जाती है, और बीदर में जो है एमआईएम पूरी वीक है। यहाँ पर क्यों फिर एमआईएम की ये हालत क्यों हो रही है? देखो यार, भागने और पकड़ने की बात करेंगे तो स्टैंडिंग गवर्नमेंट में कांग्रेस के 17 एमएलए भाग गए, बीजेपी को स्टैंड करें। ये भागना भगाना एक कॉमन बात है। तो हमारे असद साहब आके बोलेगा तुम भागो 17 उधर, बीजेपी को स्टैंड करो। एक डेमोक्रेसी, एक हमारी पार्टी, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि स्ट्रांग नहीं है कुछ जगहों के ऊपर। ये वक्त का तकाजा कैडर की वजह से होती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जहाँ तक है मजबूत है। लेकिन आप नेशनल पार्टी का हाल देखिए जो 70 साल से हुक्मरानी करी, आज कूचों में सिमट गई है। अब 3 स्टेट में शिकस्त हुई, क्या असद साहब जाके बोले क्या वहाँ शिकस्त, तुमको वोट डालो बोल के? क्यों शिकस्त हुई 3 स्टेट के अंदर? नॉर्थ में हुई ना परसों इंतखाबात हुए असेंबली, असद साहब गए क्या उधर? मजलिस गई क्या उधर? कोई नहीं गई। तुम शिकस्त हुए क्योंकि तुम्हारी कारकर्दगी वैसी है। सिर्फ मुसलमानों के वोट बटरना, मुसलमानों को धोखा देना, उसके बाद इंतखाबात खत्म हो गए, गुड टाटा गुड बाय। आपकी पार्टी पर भी तो इल्जाम है कि जहाँ भी जाते हैं 100 सीट देते हैं, और हैदराबाद में 7 सीट देते हैं सिर्फ। इस बात को देखकर, इस एलिगेशंस को लगातार देखने के बाद क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बार ये ऐलान किया है कि 50 सीट दिए जाएंगे? देखे, अपने ऐबों को छुपाने के लिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। सियासत में कोई ऐब वैब नहीं होते भाई। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सियासत के अंदर जब राहुल गांधी अपनी जाए पैदाइश, जो अपनी ख़ानदानी सीट रायबरेली में शिकस्त के डर से साउथ इंडिया में आके एक मुसलमान सीट आने की सीट को, आप बताइए, जो हमको बोल रहे हैं हम तो साथ हैं ना भाई, हमारे पास साथ हैं, चले मान गए, हमारा एक एमपी है साउथ इंडिया में। कितने मुस्लिम एमपी को टिकट दिए कांग्रेस? कितने एमपी जीता 20 साल से? जरा पूछिए आप उनको, कांग्रेस के लीडर को पूछिए आप, कहाँ बताइए। एक रिजवान अरशद को टिकट दिए, वो भी कब? लास्ट टाइम पे दिए, वो भी शिकस्त हो गई। रिजवान अरशद को कांग्रेस टिकट दे के फिर इनको हराने का काम करती है। रहीम खान साहब वही करते हैं, एक वार्ड में एक को टिकट देते हैं, उसके खिलाफ में फंडिंग करते हैं, इसको हराते हैं, उसको जिताते हैं। वही कांग्रेस की पॉलिसी है। तो अब ये कर्नाटक के जो आने वाले असेंबली चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी किसके साथ है? बिल्कुल, अभी हमारा टिकटों का कोई फैसला हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे कौमी सदर करेंगे। अब उनके फैसले का इंतजार करेंगे। जैसे हमको इंटीमेशन मिलेगा हम आप तक वो बात पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी या किसी के साथ अलायंस होगा? अभी कुछ नहीं बोला जाएगा अलायंस के ताल्लुक से, कोई बात वाजे नहीं है। जब वाजे होगी इंशाल्लाह हम बोल देंगे। पिछली बार भी तो आपके सदर जो है जेडीएस के साथ अलायंस थे। यानी पिछली बार थे, हकीकत बात है, इसमें दो राय कोई नहीं है। अलायंस हुआ है, लेकिन अभी का फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं। जब होगा हम आपको बता देंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि चलो रहीम खान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो विकल्प कौन है? फिर रहीम खान का विकल्प कौन है? क्योंकि एमआईएम में तो कोई कैंडिडेट अभी तक ऐसा आगे आया नहीं कि उसको टिकट दे और वो जीत सके। देखिए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मुतबादिल और अल्टरनेट के नाम के ऊपर कोई कौम का काम नहीं होता। और अल्टरनेट और मुतबादिल का इंतजार सिर्फ कमज़ोर कौम की पहचान है। जो कौम कमज़ोर होती है वो मुतबादिल का और अल्टरनेट का इंतजार करती है। 1994 की तारीख गवाह, लोगों ने पैसे, वोट को पैसे लगा के दिया है। सिर्फ 3 महीने की कैंपेनिंग थी। मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, हाशमी साहब के टाइम पे, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे।